मनुष्य में पशुता और देवत्व दोनों हैं। दोनों एक दूसरे पर विजय पाने के लिए संघर्षशील रहते हैं। प्रारंभ में ये संघर्ष वैचारिक होता है, तब इसे द्वंद्व कहा जाता है। जब यही संघर्ष बाह्य स्तर पर या दैहिक हो जाता है तो इसे युद्ध की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल, और युद्ध का जो संबंध है वो हमारे मन से है। मानव मन में जब तक विकार रहेंगे तब तक युद्ध को टाला नहीं जा सकता, भले ही समय के साथ उसका रूप और स्तर बदला हुआ दिखाई पड़े। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, शोषण, अत्याचार और साम्राज्यवादी लिप्सा युद्ध के कारण एक तरह से युद्ध जो है वो पाशविक प्रवृत्ति का ही एक तरह से द्योतक होता है। जहाँ युद्ध के दुष्परिणामों से हम सब परिचित हैं। युद्ध से मुक्ति हेतु बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर सभी चिंतकों ने विश्व को अहिंसा का संदेश दिया। पंचशील का सिद्धांत आया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए ही हुई। बिल्कुल, और युद्ध मानव जाति के लिए कलंक की तरह ही माना जाता है और मानवता के लिए ये बड़ी त्रासदी है। इस त्रासदी को रोकने के लिए अपने दंभ और अहंकार पर विजय पाना बेहद जरूरी है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश और दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी पैनी नजर। आपको बताएंगे आज के खास दिन के बारे में, जानेंगे आज के दिन से जुड़ी शख्सियत से जुड़ी बातें। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण का अंतिम चरण आज है। पूर्वांचल की 54 सीटों पर मतदान जारी है। 7वें दौर में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं। इनमें 1 करोड़ 10 लाख पुरुष मतदाता, 96 लाख महिला मतदाताओं और 1017 तीसरे लिंग वाले मतदाता भी शामिल हैं। ये मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय पुणे दौरे पर 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी इस प्रतिमा को पुणे नगर निगम में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति भवन में फिटनेस रन का आयोजन हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद ने फिटनेस रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में राष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि मीडिया को न्यूज और व्यूज को साथ नहीं मिलाना चाहिए और तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। हैदराबाद में मंतनूरी कृष्णाराव संपदा केयाल पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन रहा। उन्होंने कहा कि लोग समाचार और प्रसारण मीडिया की सामग्री को विश्वसनीय मानते हैं और मीडिया संगठनों को उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में ले मीडिया। ऑपरेशन गंगा अभियान का आखिरी चरण जारी है। आज 8 उड़ानों से 1500 नागरिक लौटेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत रविवार को 2135 भारतीय वतन लौटे। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अनुसार अब तक 15,900 भारतीय नागरिक देश लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा 22 फरवरी को शुरू किया गया था। आज 8 स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट की जा रही हैं। इनमें से 5 बुडापेस्ट से ऑपरेट होंगी। यूक्रेन में जारी संकट के बीच एनएमसी ने कहा है कि कोविड-19 अथवा युद्ध जैसे विषम परिस्थितियों के कारण अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातक छात्र भारत में इसे पूरा कर सकते हैं। एनएमसी ने यह भी कहा है कि एक परिपत्र में
के जरिए राज्य चिकित्सा परिषद भी इसका पालन करेंगे। सीबीआई ने को-लोकेशन घोटाला मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया है कि रामकृष्ण को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। बाद में उन्हें सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा। न्यूजीलैंड में चल रहे महिला विश्व कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को 107 रनों से बड़े अंतर से शिकस्त देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। टॉस जीतकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 244 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 137 रनों पर सिमट गई। मैच में 67 रनों की पारी खेलने वाली भारत की पूजा वस्त्राकर को वुमेन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ 10 मार्च को खेलने वाली है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने पारी और 222 रनों से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 574 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की पहली पारी 174 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन लेकर फिर से बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम की दूसरी पारी 178 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहाली टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। और अब बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बाद एक नजर राज्यों की बड़ी खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू दौरे पर रहेंगे। 6 घंटे के दौरे के दौरान नड्डा श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद कटरा में 100 से अधिक बीजेपी पदाधिकारियों और कोर ग्रुप से बैठक करके विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। साथ ही परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट पर भी नेताओं से फीडबैक लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के व्यस्ततम अमीरा कदल बाजार में कल दोपहर आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पास के SMHS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पंजाब के अमृतसर में कल सीमा सुरक्षा बल के एक जवान के अंधाधुंध गोलीबारी में 5 जवानों की मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य कर्मी गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ है। ये घटना अटारी वाघा सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर खासा इलाके में स्थित सीमा सुरक्षा बल के मेस में हुई। केरल में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कोविड टीकाकरण कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया जाएगा। सप्ताह भर का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। विशेष टीकाकरण अभियान इस वर्ष मई तक चलने वाला है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्गो पोत MV लाल बहादुर शास्त्री की अगवानी की। ये कार्गो पटना से अनाज लेकर बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह रवाना हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि ये कार्य असम में अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग को चिन्हित करता है। निर्बाध कार्गो परिवहन असम की जनता की अधूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं की एक यात्रा है। मणिपुर में कोविड संक्रमण मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमण दर 1.1% है। 24 घंटे में कोविड से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक मरने वालों की संख्या 2115 हो गई है। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण दर में कमी आ रही है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में 249 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 338 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। इस दौरान एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर 2 बजे से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सत्र के दौरान राज्य सरकार वार्षिक बजट भी पेश करने वाली है। तेलंगाना में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी।
वहीं प्रदेश का बजट 18 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों पर। रूस ने 8 रॉकेट से हमला करके वेनेत्सिया का नागरिक एयरपोर्ट तबाह कर दिया है। यूक्रेन के मध्य में स्थित वेनेत्सिया यात्री और माल परिवहन का अहम केंद्र है। रूस में विरोधी प्रदर्शनों में 4300 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। नेटफ्लिक्स और टिकटॉक ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और राजधानी कीव में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहीं रूस के खिलाफ उसके देश के लोग प्रदर्शन पर उतारू हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में युद्ध विरोधी प्रदर्शनों में 4300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं रूस पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले को लेकर बेहद कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा ही है। और बात हक्कानी की। हक्कानी बहुत दिनों बाद सामने नजर आए हैं। हक्कानी इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब तक उसकी साफ तस्वीर जारी नहीं हो सकी थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिराजुद्दीन हक्कानी का चेहरा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दिया। आठ मार्च के डर से इमरान सरकार की एक तरह से नींद उड़ गई है। कट्टरपंथियों ने महिलाओं को धमकी दी है। पाकिस्तान में हर साल 8 मार्च को महिलाओं के गैर सरकारी संगठन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के साथ देश में एक तरह से औरत मार्च निकालते हैं और इस मार्च में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करती हैं। इस साल 5वीं बार ये मार्च निकाला जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। उन्होंने कहा कि वो प्रतिभावान अधिकारी थे। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन औषधि दिवस के अवसर पर आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन औषधि केंद्र के मालिकों और जन औषधि योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस आयोजन का विषय है जन औषधि जन उपयोगी। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृशक्ति सम्मान, जन औषधि बाल मित्र, जन औषधि जन जागरण अभियान, आओ जन औषधि मित्र बने और जन औषधि जन आरोग्य मेला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। दवाओं को सस्ती और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप अब देश भर में 8600 से अधिक जन औषधि स्टोर उपलब्ध हैं, जो कि लगभग हर जिले को कवर करते हैं। साथ ही राज्यसभा की व्यापार और शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति की बैठक आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होनी है। तो ये थी आज की बड़ी गतिविधियां और अब बात कर लेते हैं प्रतिबिंब राष्ट्र के नायकों के बारे में, जिसमें आज हम क्या दिखा रहे हैं। जी हाँ, आज राष्ट्र के नायक अमर शहीद बाबू हित अभिलाष के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। 8 अप्रैल वर्ष 1923 में अमर शहीद बाबू हित अभिलाष जी का जन्म हुआ। अभिलाष जी 16 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वर्ष 1945 में मध्य प्रदेश के खंडवा से अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर उस दौर के सबसे युवा संघ चालक बन गए। स्नातक करने के बाद ये समाज सेवा के लिए पंजाब के भटिंडा जिले से बुढ़लाडा चले गए। बहुत जल्द ही इन्हें पूरे मालवा क्षेत्र, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की रियासतों में बाबूजी के नाम से जाना जाने लगा।
राजनेता होने के अलावा बाबूजी एक प्रख्यात शिक्षाविद, एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक भी थे। शिक्षा में इनकी बेहद रुचि थी। ये सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी और गुरु गोविंद सिंह फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य और साथ ही देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन और नेहरू मेमोरियल कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष रहे। बाबूजी लगातार 14 वर्षों तक बुढलाडा नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। 1966 में इन्हें पंजाब में जनसंघ कैडर के आयोजन और निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 1967 में ये पहली बार पंजाब विधान परिषद के लिए चुने गए और सदन की कई समितियों और उप समितियों में काम किया। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान बाबूजी को मीसा के तहत जेल भेजा गया। आपातकाल के बाद ये 1977 में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और कैबिनेट में शामिल हुए। वर्ष 1988 में जब पंजाब आतंकवाद के युग से गुजर रहा था, तब बाबूजी ने हिंदू सिख एकता बनाए रखने और शांति बहाल करने के लिए अनेक प्रयास किए। लगातार खतरों का सामना करते हुए इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। इनके इसी निडर स्वभाव की वजह से अलगाववादी इन्हें बाधा के रूप में देखते थे। 19 सितंबर वर्ष 1988 को जब बाबूजी पार्टी कार्यालय से पंजाब राजभवन जा रहे थे, तभी घात लगाए आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी। इस तरह राष्ट्र की सेवा करते हुए बाबूजी देश के लिए शहीद हो गए। यहाँ प्रीति, बहुत सारी विभूतियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। उनमें से एक है अमर शहीद बाबू हित अभिलाष, जिनके बारे में हमने विस्तार से आप तक जानकारी उपलब्ध करवाई। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाते जाते आपको दिखाते हैं पुरी में जन औषधि दिवस के मौके पर सैंड आर्ट के जरिए तैयार की गई कलाकृति की कुछ झलकियां। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। गौरवशाली अतीत से लेकर चमकदार वर्तमान तक गणित में भारत का क्या है योगदान। दिल्ली के पुराने किले में दिखी विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों की झलक। खजुराहो नृत्य महोत्सव और ताप्ती महोत्सव में क्या रहा खास, कैसे मनाया गया मिलन 2022। देखिए मेरे साथ कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव सोमवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। Economic policies, the intellectual foundations of those policies, the impacts that this has, the numerous debates that happen both within the government and outside, numerous different technologies, companies, and interviews with eminent personalities who have been a part of this journey. Watch me, Sanjeev Sanyal, on Economic Sutra, only on Sansad TV. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर बात होगी उन महिलाओं की जिन्होंने अपने आत्मबल पर न सिर्फ खुद की रक्षा की है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी वो आज तत्पर है। Be it a boy or a girl, they have to be equally competent, they have to be equally professional. देखिए हमारा खास कार्यक्रम नारी शक्ति को सलाम। फैसले जो बन जाए हकीकत, फैसले जो बन जाए नसीहत, फैसले जो आपका जीवन बदल दें, फैसले जो आपको बेहतर कल दें। कैबिनेट के फैसलों की सही तस्वीर। कैबिनेट दिस वीक, गुरुवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 7 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
7 मार्च वर्ष 2009 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केपलर नाम की एक दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा। नासा ने ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रह और उन पर जीवन को तलाशने के लिए केप कैनावेरल से इस दूरबीन को भेजा। केपलर दूरबीन को मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन माना गया। केपलर दूरबीन की मदद से हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई। एक्सोप्लैनेट्स उन ग्रहों को कहते हैं जो सौर मंडल से बाहर हैं। वर्ष 2018 तक जब केपलर अपने अंतिम चरण में था, तब तक यह लगभग 4000 एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुका था। 7 मार्च वर्ष 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उनकी टेलीग्राफी के लिए पेटेंट मिला। ग्राहम बेल ने टेलीग्राफी का आविष्कार किया था। हालांकि इस पेटेंट के लिए अन्य ने भी दावा पेश किया, लेकिन कानूनी तौर पर यह सफलता ग्राहम बेल को ही मिली। टेलीग्राफ यूनानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर से लिखना। किसी भौतिक वस्तु के विनिमय के बिना ही संदेश को दूर तक संप्रेषित करना टेलीग्राफी कहलाता है। ग्राहम बेल को उनके टेलीग्राफी के लिए दिए गए यूएस पेटेंट का नंबर था 174465। यहाँ इतिहास में एक नाम और दर्ज है, वो है गोविंद वल्लभ पंत का भी। बिल्कुल, और गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आइए जानते हैं उनकी शख्सियत से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। देशभक्त, राजनीतिज्ञ और आधुनिक उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव रखने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 30 अगस्त 1887 को अल्मोड़ा के खूंट नामक गांव में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी गोविंद बल्लभ पंत ने छात्रवृत्ति लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। 1905 में ये कांग्रेस में शामिल हुए। पंत जी पर गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों ने गहरी छाप छोड़ी थी। रोलेट एक्ट के विरोध में जब महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो इन्होंने उसमें शामिल होने के लिए वकालत के पेशे को तिलांजलि दे दी थी। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों की इन्होंने कोर्ट में जोरदार पैरवी की थी। इस मुकदमे ने इन्हें दूर दूर तक प्रतिष्ठा दिलाई थी। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में पंत जी ने सक्रिय भूमिका निभाई और मई 1930 में देहरादून जेल भी गए। 17 जुलाई 1937 से 2 नवंबर 1939 और 1 अप्रैल 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और आजादी के बाद इन्हें तीसरी बार इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। बतौर मुख्यमंत्री इस बार इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक रहा। 10 जनवरी 1955 को इन्होंने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। सन 1957 में गणतंत्र दिवस पर उदारमना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी गोविंद बल्लभ पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने रिप्लेस किया था केंद्र में गृह मंत्री के पद पर वल्लभ भाई पटेल को। बड़ी शख्सियत। बिल्कुल, और आइए अब इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल और 9:30 बजे आप देख सकते हैं वाइब्रेंट भारत। 10 बजे इकोनॉमिक सूत्र और शाम 7 बजे मुद्दा आपका। 7:30 बजे देखिए आजादी का अमृत महोत्सव और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर में। और 8:30 बजे देखिए पर्सपेक्टिव, 9 बजे द न्यूज और 9:30 बजे द डिफेंडर्स। और इसी के साथ फिलहाल हेलो इंडिया में मेरे और प्रतिबिंब के साथ इतना ही, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं पंडित शुभेंद्र राव के सितार वादन के साथ। जहां पंडित शुभेंद्र राव ने 3 साल की उम्र से ही संगीत साधना की शुरुआत कर दी थी। पंडित रविशंकर के शिष्य पंडित शुभेंद्र राव आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आइए सुनते हैं पंडित शुभेंद्र राव को। मुझे और प्रीति को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।